इससे पहले कि हम ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वालिटेटिव मज़ीद डिस्कशन करें, इससे पहले कैलकुलस का जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लेते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कैलकुलस में आपको पता है कि कोई भी जो फंक्शन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे शो करते हैं कि इंक्रीजिंग हम अगर कहते हैं कि अगर उसका जो डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव लें, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। किसी इंटरवल में जो भी इंटरवल हम ले लेते हैं या कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इसी तरह अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी बेसिकली डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। तो इसी तरह इसको भी डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम देखेंगे। Interpretation of the derivative dy by dx as a function that gives slope plays the key role in the construction of a direction field। यानी इसकी जो जब भी हम डायरेक्शन फील्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डायरेक्शन फील्ड के लिए एक तो ये है कि लीनियर एलिमेंट हम बना लेते हैं। कि लीनियर एलिमेंट का मतलब ये है कि कोई पॉइंट हमने लिया, उस पे हमने स्लोप बना दी जितने एंगल की बन रही है। अगर स्लोप 45 के एंगल पे है तो वो छोटी सी लाइन लगा दी, अगर 90 पे है तो वो छोटी सी लाइन लगा दी। लेकिन जब वो हम लीनियर एलिमेंट उधर डिफाइन कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए कि डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी, टेल किधर होगी, हेड किधर होगा। वो डायरेक्शन के लिए हमें डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स, उससे हमें पता चलता है कि ये डायरेक्शन फील्ड जो है ये किस तरह मूव कर रही है या उसके एरोज किस साइड पे किस डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। Another telling property of the first derivative will be used next, namely if dy by dx positive for all x in an interval I, then a differentiable function y is equal to yx is increasing or decreasing। यानी वही dy by dx पे हम देखेंगे, चेक करेंगे, अगर dy by dx पॉजिटिव है तो फिर डिफरेंशियबल फंक्शन जो है y is equal to yx। अब y is equal to yx क्या है, ये बेसिकली सोल्यूशन है उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है, अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन इंक्रीजिंग है। अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है तो फिर हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन डिक्रीजिंग है। स्केचिंग अ डायरेक्शन फील्ड बाय हैंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट टाइम कंज्यूमिंग। यानी जो हम सिंपल अगर मैनुअल हम डायरेक्शन फील्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो है तो सीधी सीधी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत ज़्यादा लेबर का काम है, बड़ा टाइम लगता है कि एक एक पॉइंट लेते जाएं, फिर उसको पुट करते जाएं, फिर उसमें स्लोप फाइंड करें, फिर डायरेक्शन फाइंड करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ दोज टास्क अबाउट विच एन आर्गूमेंट कैन बी मेड फॉर डूइंग इट वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। यानी कि ये शायद उन कामों में से है जिसमें हम कहें कि ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा या दो दफ़ा करना है, या आर्गूमेंट दें कि बस इसके बाद हम नहीं करते हैं, या और कुछ इतना ये मुश्किल है या इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है। बट इट इज़ ओवरऑल मोस्ट एफिशिएंटली कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये बड़ी जल्दी ये डायरेक्शन फील्ड प्लॉट की जा सकती है। जिस तरह पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि डायरेक्शन फील्ड हम मैथमेटिका का प्रोग्राम लिख के बस एक लाइन में प्रोग्राम लिखते हैं और एक कमांड देते हैं और वो डायरेक्शन फील्ड 1 मिनट में प्लॉट करके दे देता है। इसी तरह मैटलैब में भी डायरेक्शन फील्ड हम बहुत जल्दी प्लॉट कर लेते हैं। Before calculators, PCs and software, the method of isoclines was used to facilitate sketching a direction field by hand। कैलकुलेटर से पहले जब तक कैलकुलेटर्स नहीं थे, पीसीज भी नहीं थे, यानी ये कंप्यूटर वगैरह और कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था, तो जो मेथड है आइसोक्लाइंस का वो यूज़ किया जाता था डायरेक्शन फील्ड की स्केचिंग के लिए। वो हेल्प करता था हमें, उससे हम आसानी से ये डायरेक्शन फील्ड स्केच कर सकते थे। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कार्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सी अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोक्लाइन।
किसी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो उसकी फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, आप एफ ऑफ एक्स वाई को यानी सी कांस्टेंट के इक्वल लिख दें, तो कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी पुट कर दें, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 लिख दें, फिर हम उससे वाई अलग कर लें और एक्स दूसरी साइड पे कांस्टेंट के साथ ले आएँ, तो वो फिर सिंपल एक फंक्शन बन जाएगा, कर्व बन जाएगी, उसको हम प्लाट कर लेंगे, तो वो जो कर्व प्लाट होगी उसको हम कहेंगे आइसोक्लाइन। लीनियर एलिमेंट्स ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिफिक आइसोक्लाइन से एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी एंड ऑल हैव द सेम स्लोप, यानी जितनी भी वो लाइनें ड्रा करते हैं किसी एक कांस्टेंट के लिए, C1 को कांस्टेंट फिक्स कर लें, तो उसके लिए जितनी भी हम लाइनें ड्रा करेंगे, जितने भी पॉइंट्स लेंगे किसी एक स्पेसिफिक आइसोक्लाइन से, यानी स्पेसिफिक आइसोक्लाइन मतलब यही वो जो हम ले रहे हैं, कोई एक लाइन हम कर्व की बना के C1 कांस्टेंट हम ले लेते हैं, इधर कोई भी वैल्यू 1 या 2 ले लेते हैं, फिर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स वाई है, इसमें से फंक्शन जो है वाई अलग कर लेते हैं और एक्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है अगर हम कंपेयर करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका मतलब यह है जो एस एक्स का कोफिशिएंट है वो हमारे पास आएगा स्लोप, तो पॉइंट जो मर्जी हूँ स्लोप फिर एम फिक्स ही रहेगी, तो किसी एक अगर C1 हम फिक्स कर देते हैं, तो C1 फिक्स करने से y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी लिखें, तो m स्लोप जो होगी वो भी फिक्स होगी, फिर जो भी पॉइंट्स हम लेते जाएंगे उसके लिए एक ही स्लोप हमारे पास आती जाएगी, सिर्फ पॉइंट चेंज होते जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम वो सेम स्लोप होगी किसी एक आइसोक्लाइन के लिए। फिर दूसरी आइसोक्लाइन हम कैसे बनाएंगे, फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू ये जो C1 है इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, जब इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर इसी तरह स्लोप बनाते जाएंगे, वो एक दूसरी आइसोक्लाइन बनती जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट आइसोक्लाइंस बनती जाएंगी, तो वो जो आइसोक्लाइंस है वो हमें डायरेक्शन फील्ड देती है। आगे है ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स जो हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो वो सारी डेफिनेशंस हम इधर डिटेल से नहीं पढ़ते, वो सारी डेफिनेशंस पहले बताई गई हैं, वो उधर से आप देख सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है विद एग्जांपल, नॉन लीनियर क्या होती है, ऑटोनोमस क्या होती है, नॉन ऑटोनोमस क्या होती है। We divide the class of ordinary differential equations into two types, linear and non-linear. Basically हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। वी नाउ कंसिडर ब्रीफली अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अ क्लासिफिकेशन दैट इज ऑफ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस, यानी एक और हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये लीनियर और नॉन लीनियर को छोड़ के, जो हमारे is of particular importance in the qualitative investigation of differential equation, जो हमारे पास जो क्वालिटेटिव स्टडी है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसमें उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो क्लासिफिकेशन जो इधर डिस्कस करेंगे। An ordinary differential equation in which the independent variable does not appear explicitly is said to be autonomous. जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व ना हो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। If the symbol x denotes the independent variable, then an autonomous first order differential equation can be written as f of y prime is equal to 0. अगर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हमारे पास जो ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, f of y प्राइम इज इक्वल टू 0, और इन द नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू f of y। यहाँ पे यानी राइट साइड पे नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि dy by dx के साथ कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए,
कोई और या कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए इसके साथ। इधर वो सारे इधर वेरिएबल कांस्टेंट जितने भी हैं वो इधर आ जाए। सिंपल यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ हो तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो राइट साइड पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। वी शैल एज्यूम थ्रू आउट दैट द फंक्शन f इंटू and its derivative f prime are continuous functions of y on some interval I। तो हम ज्यूम करेंगे जो भी आगे स्टडी करते हैं हम उसके लिए ज्यूम करेंगे कि ये जो फंक्शन f यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन f का मतलब क्या है, जो dy बाई डी एक्स के इक्वल जो भी आ गया राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो फंक्शन हमारे पास हम लेंगे, फंक्शन f उसको लेंगे। तो ये जो फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूस फंक्शन है वाई ऑन सम इंटरवल आई, के ये इसके फंक्शन भी और उसके डेरिवेटिव भी किसी भी पॉइंट पे अनबाउंडेड नहीं है, वो थ्रू आउट स्मूथ है जी, कंटिन्यूस है। The first order equation dy by dx equal to 1 plus y square and dy by dx equal to 0.2xy are autonomous and non-autonomous respectively। अब देखें ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है तो ये नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर इधर इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन दूसरी अगर क्लासीफाई करें तो ये ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके लिए ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि इधर देखें तो राइट साइड में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो रहा। जब ये बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल फंक्शन ऑफ y है। तो इस तरह ये ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को देखें तो जो राइट साइड पे है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब ये एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है तो ये लीनियर, क्योंकि लीनियर किस तरह है कि y की इधर भी पावर 1 है, सिंपल ये dy बाई डी एक्स है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये आगे क्लासिफिकेशन अगर ऑटोनमस नॉन ऑटोनमस की फॉर्म में देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास नॉन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है। जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है तो इस तरह फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आगे है जी क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आप देखें, क्रिटिकल पॉइंट्स जिस तरह हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स हम कहते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स उसका डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो पुट करते हैं, तो फिर उसमें जो भी उनकी वैल्यूज़ आती हैं, जो फंक्शन एफ के जितने ज़ीरोज़ होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब वही चीज़ इधर भी हम देख रहे हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिटिकल पॉइंट्स हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं जी। द ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन एफ इन टू हमारे पास ये है, यानी ये जो फंक्शन है एफ ऑफ वाई इसके जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन ज़ीरो वैल्यू दे जाता है आर ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस, उनकी ये स्पेशल इम्पॉर्टेंस है जो ज़ीरो हैं कि ज़ीरो किस तरह बनाए जाते हैं, वो स्पेशल उनकी इम्पॉर्टेंस है। आप देखते हैं आगे इम्पॉर्टेंस क्या है जी। वी से दैट अ रियल नंबर c is a critical point of the autonomous differential equation 2 if it is a zero of f, that is f of c is equal to 0। हम कहते हैं कि जो c है वो इस ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट होगा अगर वो इधर पुट करते हैं y की जगह पे पुट करते हैं c, तो f ऑफ c इज इक्वल टू 0 दे दे तो फिर हम कहेंगे कि c जो है वो इस ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। तो यही जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहलाता है और स्टेशनरी सॉल्यूशन स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाता है। now we observe that if we substitute the constant function y of x equal to c into 2 then both sides of the equation are 0। और अगर y(x) हम c पुट करते हैं यहाँ पे तो आप देखें कि इधर जब हम c पुट करते हैं f ऑफ c तो इधर पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स जीरो के इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड जीरो हो गई, और f ऑफ c इज इक्वल टू c क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है तो f ऑफ c भी इज इक्वल जीरो हो गया। तो दोनों साइडों
पे 0 0 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब यही है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो सोल्यूशन है y इज इक्वल टू सी, अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट सोल्यूशन है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है यही। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है या इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या स्टेशनरी पॉइंट होता है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट सॉल्यूशन होता है, यानी कांस्टेंट सॉल्यूशन अगर हम फाइंड कर लें तो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है। This means if C is a critical point of 2, then y is equal to C is a constant solution of the autonomous differential equation। अगर वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है कि अगर हमारे पास C को क्रिटिकल पॉइंट हो इस 2 का 2 जो autonomous differential equation है, तो फिर y is equal to C जो है वो constant solution होगा इस autonomous differential equation का। A constant solution y is equal to C of 2 is called an equilibrium solution। तो हमारे पास जो कांस्टेंट सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होता है इसका, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रिया आर द ओनली कांस्टेंट सॉल्यूशंस ऑफ टू, या इक्विलिब्रिया जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कांस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट सॉल्यूशंस इनके नहीं होते, सिर्फ जो इक्विलिब्रियम होते हैं या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट y इज इक्वल टू सी उसके इक्वल रखते हैं, तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कांस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं इनके जी। As was already mentioned, we can tell when a non-constant solution is increasing or decreasing by determining the algebraic sign of the derivative। जैसे पहले मेंशन किया जा चुका है कि जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन होगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, वो हम देखेंगे कि वो इंक्रीज कब कर रहा है या डिक्रीज कब कर रहा है, कब देखेंगे कि जब हम dy बाई डी एक्स का साइन चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो फिर हम कहेंगे कि ये y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जो सोल्यूशन है वो इंक्रीजिंग है, अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग है। इन केस ऑफ टू डू दिस बाय आइडेंटिफाइंग इंटरवल ऑन द y एक्सिस ओवर विच द फंक्शन f ऑफ y इज पॉजिटिव और नेगेटिव। टू के लिए हम क्या करते हैं कि y एक्सिस, दो हमारे पास एक्सिस होंगे ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होगा, तो हम यानी कि y एक्सिस को हम इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे और उन इंटरवल्स में देखेंगे किस इंटरवल में f ऑफ y पॉजिटिव है। जाहिर बात है अगर f ऑफ y पॉजिटिव है तो dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर f ऑफ y नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है हम y में वो इंटरवल्स डिफाइन करेंगे जिस पे f ऑफ y पॉजिटिव है, डिटरमिन करेंगे जिसमें f ऑफ y पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो वो इंटरवल्स में को देखते हुए हम इस y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जो इसका सोल्यूशन है उसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे। एन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक एग्जांपल है जी, ये वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के एग्जांपल है, इधर मेंशन नहीं है पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये दिया गया है, P इसमें पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, T हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और A और B दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं रिप्रेजेंट कर रहा है। डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी इंटू ए माइनस बी इंटू पी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये जो ए और बी हैं ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। द नॉर्मल फॉर्म डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, सिंपल ये नॉर्मल फॉर्म में पहले लिखी हुई है कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, इस सारे को हमने एफ ऑफ पी लिख दिया विच इज़ टू विद टी एंड पी प्लेइंग द पार्ट्स ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। जिस तरह हमने टू में जिस तरह वाई और एक्स रोल प्ले कर रहे थे, इसी तरह वाई की जगह पे यहाँ पे पी आ गया और एक्स की जगह पे यहाँ पे टी आ गया एंड हैंस इज ऑटोनमस, और ये एक ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी हमारे पास क्या है, पी इंटू ए माइनस बी इंटू पी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे क्योंकि हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो ज़ीरोज़ तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो फिर इससे दो हमारे पास आ जाएंगे, एक पी ज़ीरो आ जाएगा और इससे हमारे पास पी इज इक्वल टू ए और बी आ जाएगा, तो ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे।
इसका मतलब ये है जो एक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वो कौन से हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए और बी, यानी जो दो कांस्टेंट सॉल्यूशंस है आप देखें ये भी एक कांस्टेंट है ज़ीरो और ये भी जो हमारे पास है ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली पी ऑफ टी भी कांस्टेंट। तो दो जो कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं या एक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस हैं वो ये आ गए हमारे पास। बाई पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन वो डिवाइड द line into three intervals defined by this। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कि वर्टिकल लाइन हम ड्रा करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में हम इसको वाई एक्सिस को तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ज़ीरो हमारे पास पॉइंट आ रहा है और एक ए और बी पॉइंट आ रहा है, तो ज़ीरो पॉइंट तक भी हम उसको रखेंगे, फिर ज़ीरो से ए और बी तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर ए और बी से आगे भी हम देखेंगे कि क्या है जी। अब देखते हैं यहाँ पे प्लॉट करके इसको तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, तो फिर उसके बाद वो चेक करते हैं तीन इंटरवल्स में डिफरेंट हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा है जी इसमें। अब यहाँ पे आप देखें कि हम अगर इसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि एक हम इधर ये एक एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बाद एक और ये एक्सिस इस तरह ड्रा कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम टी का नाम दे देते हैं। ये जो हमारे पास एक्सिस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर लिख लिया हमने, और इसी तरह हमारे पास जो है इधर जो है इसको पी का नाम दे देते हैं, इसको हमने पी का नाम दे दिया। अब इस इंटरवल को हम डिवाइड कर लेते हैं तीन इंटरवल में, एक जो कांस्टेंट सॉल्यूशन है, एक तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ये ज़ीरो हमने ले लिया यहाँ पे, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ये वाला जी। अब ये हमारे पास ज़ीरो है और ये हम ले लेंगे जी यहाँ पे, ये जो पॉइंट हमने लिया है ये ले लिया है ज़ीरो, ये जो ओरिजिन पे आ रहा है, फिर उसके बाद ये स्टेशनरी एक सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने ले लेंगे जिसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ए ओवर इसको ए और बी लिख देंगे। हमारे पास ये एक ए आ गया जी इधर, फिर उसके बाद इसको बी लिख दिया हमने, ये ए और बी एक आ गया जी। अब एक यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो एक इंटरवल बन गया, अब ज़ीरो से ए और बी एक इंटरवल बन गया, और उसके बाद ए और बी से प्लस इन्फिनिटी, ये तीन इंटरवल बन गए जो इधर हमने ये लिखे हुए हैं। माइनस इन्फिनिटी पी ज़ीरो से लेस होगा, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर, माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के दरमियान, फिर ज़ीरो और ए और बी के दरमियान, और ए और बी और
इन्फिनिटी के दरमियान होगा। अब द एरोज line shown in figure indicate 2.1.5 indicate the algebraic sign of f of p on these intervals। अब ये जो एरोज हैं इस फिगर में ये अलजब्राइक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ पी को कि अगर वेदर और नॉन कांस्टेंट अलजब्राइक साइन हमने पहले भी देखा होगा। अलजब्राइक साइन जब हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ा था सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या स्पीड वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर में कि डी एक्स बाई डी टी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव हो तो हम कहते थे कि एरो एक्स एक्सिस पे राइट डायरेक्शन में लगा देते हैं। इसी तरह अगर डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव हो तो एरो जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं। डी वाई बाई डी टी इसी तरह अगर हो तो डी वाई बाई डी टी हो पॉजिटिव हो तो हम वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। इसी तरह डी वाई बाई डी टी नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास। आप देखें ये टी और पी, तो एफ ऑफ पी बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन में डी पी बाई डी टी है ना, इधर देखें तो डी पी बाई डी टी है। तो डी पी बाई डी टी अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि एरो हम अपवर्ड लगाएंगे। अगर डी पी बाई डी टी किसी इंटरवल में नेगेटिव होगा तो हम एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द फिगर। अब इसको आप देखें माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो अगर आप देखें माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पुट करें तो पी जो भी आ रहा है हमारे पास वो यहाँ पे कोई पी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव वैल्यू उस नेगेटिव के साथ प्लस कर देगी और पी इसके साथ जो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एफ ऑफ पी नेगेटिव होगा। तो एफ ऑफ पी का साइन जो है वो इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वो माइनस होगा। जब माइनस साइन होगा तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ पी अगर नेगेटिव है तो पी जो है वो डिक्रीजिंग है। जब पी डिक्रीजिंग है तो पॉइंट्स जो लगाएंगे जो एरो लगाएंगे वो इस तरह डाउनवर्ड लगा देंगे। इसी तरह ज़ीरो से ए ओवर बी, अब ज़ीरो से ए ओवर बी आप पॉइंट देखें यहाँ पे पुट करेंगे कोई भी पॉइंट ज़ीरो और ए ओवर बी के दरमियान, क्योंकि ए ओवर बी जब पॉइंट पुट करेंगे तो ए ओवर बी ए माइनस ए ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो से ए ओवर बी के दरमियान जो भी पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा इसमें ये पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव के लिए क्या है कि P हमारे पास इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग है। अगर यानी डी पी बाई डी टी ये पॉजिटिव है तो डी पी बाई डी टी पॉजिटिव है। डी पी बाई डी टी पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि P इंक्रीजिंग है। P इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है ज़ीरो से ए और बी ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू। अब इसको मज़ीद इस तरह देख सकते हैं ये जो दोनों इंटरवल हैं ज़ीरो से ए और बी और ए और बी से इन्फिनिटी, अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह डिफाइन करूं मैं इस तरह से इस तरह मैं लिख सकता हूं इसको सिंप्लीफाई करके P इंटू ये हमारे पास इक्वेशन है A माइनस बी इंटू पी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि अगर हम B कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा A और B और यहाँ पे ये B बाहर आ जाएगा। अब आप देखें तो A और B से अगर कोई लेस P की वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव होगा। यानी इसका मतलब ये है कि ज़ीरो P की वैल्यू A और B से जो भी लेस होगी इधर तो P जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इधर A और B की वैल्यू A और B से जो भी P की वैल्यू लेस होगी तो A और B से वो माइनस होके आंसर पॉजिटिव देगा। जब आंसर पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ P है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ P के इक्वल है, तो अगर ये एफ ऑफ पी के इक्वल है तो आप देखें कि ज़ीरो से ए और बी इंटरवल में इसकी वैल्यू एफ ऑफ पी की क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। जब एफ ऑफ पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब ये है कि पी इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ ऑफ पी बेसिकली डी पी बाई डी टी के इक्वल है। तो जब एफ इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से ए और बी इंटरवल में हमारे पास जो एरो होगा वो अपवर्ड आएगा। इसी तरह
हमारे पास अब देखें ए और बी से प्लस इन्फिनिटी, अब पी की वैल्यू जो भी ए और बी से ग्रेटर यहाँ पे होगी इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर जो भी वैल्यू पुट करेंगे ए बी और बी से ग्रेटर, जारी बात है वो पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, तो इसका इस इधर तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर पी की वैल्यू चूँकि ए और बी से ग्रेटर होगी, जब ए और बी से ग्रेटर वैल्यू होगी तो इन दोनों को जब कंप्यूट करेंगे तो आंसर नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरवल जो है हमारे पास ए और बी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, उधर जो एफ ऑफ पी का साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। जब नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हम एरो लगाएंगे वो डिक्रीजिंग है, जब वो डिक्रीजिंग है तो एरो जो हमारे पास आएगा वो पॉइंट्स डाउन होगा। तो इस तरह इधर देखें तो हम एरो जो लगा रहे हैं वो डाउनवर्ड एरो लगा रहे हैं। तो इस तरह हमने तीन एरोज लगा लिए तीन इंटरवल्स में, एक माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, एक ज़ीरो से ए और बी, और एक ए और बी से प्लस इन्फिनिटी। जो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो इंटरवल है उसमें क्योंकि पी डिक्रीजिंग है, डी पी बाई डी टी नेगेटिव है तो हमने डाउनवर्ड एरो लगा दिया। इसी तरह ज़ीरो से ए और बी में जो एफ ऑफ पी है वो पॉजिटिव है, दूसरे लफ्ज़ों में डी पी बाई डी टी पॉजिटिव है तो हमने अपवर्ड एरो लगा दिया। इसी तरह ए और बी से इन्फिनिटी हमारे पास जो डी पी बाई डी टी है वो नेगेटिव है, जब वो नेगेटिव है तो एफ ऑफ पी हमारे पास ए और बी से ग्रेटर जो भी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ पी नेगेटिव, एफ ऑफ पी नेगेटिव होने का मतलब है डी पी बाई डी टी नेगेटिव। तो जो जो एरो आएगा वो डाउनवर्ड एरो आएगा।